सुरक्षा में आत्मनिर्भर बन रहे हिंदुस्तान की सेना को मिल गया है एक नया सिपह सालार। डीआरडीओ ने टारगेट विमान हीट का 4 बार सफल परीक्षण किया है। इस टारगेट विमान का इस्तेमाल मिसाइल के परीक्षण में किया जाएगा। इसकी मदद से मिसाइलें सटीक निशाना लगाने में एक्सपर्ट बन जाएंगी। क्या खास है इस टारगेट विमान में और क्यों ये कामयाबी हिंदुस्तान के लिए अहम है, देखिए इस रिपोर्ट में। 4, 3, 2, 1, now। ये उड़ान मिसाइलों के लिए सटीक निशाने के लिए वरदान है। ये कोई मिसाइल नहीं है, लेकिन मिसाइलों को घातक वार और सटीक निशाने के लिए तैयार करने में ये बेहद मददगार है। यह है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी हीट। डीआरडीओ ने अपने इस नए सिपह सालार को अभ्यास नाम दिया है। दरअसल ये कंप्यूटर की मदद से उड़ने वाला एक छोटा एयरक्राफ्ट है। किसी भी मिसाइल की टेस्टिंग के दौरान ये एयरक्राफ्ट परीक्षण मिसाइलों का टारगेट बनता है। इस टारगेट पर सही निशाना लगाकर परीक्षण मिसाइल अपनी क्षमता साबित कर सकती हैं। डीआरडीओ ने हाल ही में ओडिशा के चांदी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में इस हाई स्पीड एरियल टारगेट हीट का 4 बार सफल परीक्षण किया। इसे डीआरडीओ के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु ने तैयार किया है। हीट टारगेट विमान आसमान में बड़ी तेज रफ्तार से उड़ान भरता है। इस बार इसका परीक्षण सिंगल बूस्टर की मदद से किया गया। टारगेट विमान के लॉन्च होने के बाद इसमें लगा बूस्टर इसे सबसोनिक स्पीड से उड़ने में मदद करता है। इसकी रफ्तार 180 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसकी उड़ान ऑटोमेटिक होती है और एक कंप्यूटर इसे कंट्रोल करता है। परीक्षण के दौरान टारगेट विमान की निगरानी टेलीमेट्री, रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम से किया गया। इस परीक्षण के दौरान टारगेट विमान के सभी हिस्सों ने तय लक्ष्य हासिल किए और ये टारगेट विमान हर पैमाने पर खरा उतरा। खास बात यह है कि लॉन्च होने के बाद इसकी उड़ान लगातार जारी रहती है ताकि मिसाइलों का सटीक परीक्षण आसानी से किया जा सके। इसका इस्तेमाल एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर प्रैक्टिस के साथ साथ सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के परीक्षण में भी किया जाएगा। सेना में शामिल होने के बाद ये स्वदेशी टारगेट विमान सशस्त्र बलों को अपनी काबिलियत और मारक क्षमता परखने का अचूक जरिया बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, उत्तराखंड में आज का दिन बेहद खास है। आज विधानसभा में सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल पेश कर दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बिल को पेश किया। बिल पेश करने के बाद विधायकों को इसकी कॉपी दी गई। बिल पास होने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला उत्तराखंड राज्य बन जाएगा। 2 दिन पहले धामी कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दी थी। अब आज इसे सदन में पेश कर दिया गया। अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूं। पहाड़ों पे मौसम की मेहरबानी बरस रही है। फरवरी के महीने में मौसम ने बर्फबारी का कोटा पूरा कर दिया। उत्तराखंड से लेकर कश्मीर तक पहाड़ बर्फ से लदे हुए हैं। मौसम विभाग ने अभी और बर्फबारी की भविष्यवाणी की है। पहाड़ों पे हुई ताजा बर्फबारी ने यहां आए सैलानियों का दिन बना दिया, लेकिन कहीं कहीं ये बर्फ अब मुसीबत का सबब भी बनती नजर आ रही है। गुलमर्ग से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां आए मामूली एवलांच में कुछ पर्यटक फंस गए, लेकिन वक्त पे सभी को बचा लिया गया। इसी तरह हिमाचल में बरसी बर्फ ने यहाँ के रास्तों को रोक दिया, जिसे साफ करने के लिए प्रशासन ने अपनी ताकत झोंक दी। कश्मीर में भी बर्फबारी के बाद रास्तों को 24 घंटे के भीतर खोल दिया गया है। बर्फबारी की ऐसी तस्वीरें दुनिया के तमाम हिस्सों से आ रही हैं। चीन से लेकर जापान तक बर्फीला ही मौसम है। देखिए, बर्फबारी का मौसम देखने में तो बड़ा हसीन लगता है, बड़ा अच्छा लगता है और यकीन ऐसा होता है कि हर तरफ बर्फ ही है, लेकिन यही बर्फबारी अपनी हदें पार कर जाए तो बर्फीला मौसम मुसीबत का सबब बन जाता है। जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसा ही नजारा नजर आया। यहां आए बर्फीले तूफान ने कुछ सैलानियों को मुसीबत में डाल दिया। गुलमर्ग में कुछ सैलानी बर्फीले तूफान के बीच में आए एवलांच में फंस गए, जिसके बाद उन्हें रेस्क्यू करने का काम शुरू किया गया तो बर्फ बंद रहता था। वहां पर भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने मात्र 24 घंटे के भीतर जोजिला दर्रे से बर्फ हटाकर उससे यातायात के काबिल बनाया है। ये कहीं न कहीं पहली बार कश्मीर में हुआ है जब भीषण बर्फबारी के बाद भी
कोई भी राजमार्ग 24 घंटे से ज्यादा देर तक बंद नहीं रहा। मौसम विभाग की माने तो कश्मीर में फिलहाल भीषण बर्फबारी की संभावना नहीं है, लेकिन लोगों का सर्द हवाओं से सामना जरूर होगा, यानी ठंड अभी बाकी है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कश्मीर में बर्फबारी खूब हो रही है। ये बर्फ सैलानियों के लिए सौगात बन के आई है, लेकिन कई बार ज्यादा बर्फ परेशानियों का सबब भी बन जाती है। ऐसे में जम्मू कश्मीर प्रशासन लगातार सड़कों से बर्फ हटाने में जुटा है। सैलानियों की सहूलियत और सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इन तैयारियों के बारे में तफसील से बता रहे हैं हमारे संवाददाता अशरफ वानी। कश्मीर में बर्फबारी तो थम गई है, लेकिन अभी भी बर्फीले तूफानों का खतरा कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बना हुआ है। मंगलवार को कश्मीर में गुलमर्ग में एक बर्फीला तूफान जबकि दूसरा सोनमर्ग के इलाके में आया। गुलमर्ग में गनीमत ये रही कि वहां पर इस बर्फीले तूफान की जद में कोई हताहत नहीं हुआ। 3 स्कीयर्स जो थे इस एवलांच में फंस गए थे, लेकिन उन्हें बाकी साथियों ने वहां पर बचा लिया। जबकि सोनमर्ग में श्रीनगर करगिल राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बड़ा बर्फीला तूफान आया है, जिससे कई फुट जो है बर्फ मुख्य राजमार्ग पर जमा हुई है, जिसको हटाने के प्रयास हो रहे हैं ताकि श्रीनगर करगिल राजमार्ग को यातायात के काबिल बनाया जा सके। मौसम विभाग और प्रशासन ने पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को बर्फीले तूफानों से सतर्क रहने के लिए कहा है। अशरफ वानी, गुड न्यूज टुडे के लिए श्रीनगर से। उत्तराखंड का औली इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि वहां खूब बर्फबारी हो रही है। मानो कुदरत ने सफेद चादर से पूरे हिल स्टेशन को ढक दिया हो। पहाड़ों के राजा कहे जाने वाले चक्राता में भी बर्फ के बीच में सैलानियों की मस्ती लगातार जारी है। पर्यटकों की खुशियों में खलल ना पड़े, इसके लिए भी प्रशासन ने खास इंतजाम कर दिए हैं। देखिए, कुदरत की गोद में मौज मस्ती करते पर्यटक। कोई बर्फ की सफेद चादर पर स्नो स्कूटर दौड़ाता दिखा, तो कोई स्कीइंग करता नजर आया, और तो और बर्फ से पटी सड़क पर सरपट दौड़ती कार ने एक अलग रोमांच पैदा कर दिया। असल में इन दिनों बर्फ से ढके औली का नजारा किसी जन्नत से कम नहीं है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, जहां लगातार सैलानी बर्फ में जश्न मनाने के लिए पहुंच रहे हैं। देहरादून के पास चक्राता का भी कुछ ऐसा ही सुंदर नजारा है। वहां पहुंचे पर्यटक एक दूसरे पर बर्फ के गोले मारते दिखे। वहीं कुछ सैलानियों ने अपना हुनर दिखाया और बर्फ से एक सुंदर प्रतिमा गढ़ दी। हम लोगों का फर्स्ट स्नोफॉल का एक्सपीरियंस था, और जिस वेदर के लिए हम आए थे स्नो को देखने के लिए, बिल्कुल उससे बढ़ के मिला है हमें। लोखंडी इज फीलिंग लाइक वी आर समवेयर इन यूरोप। बिल्कुल यूरोप वाली फीलिंग आ रही है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा। मेरे ख्याल से हमने यूएस में जो स्नोफॉल देखा था, उसके बाद जो वहाँ वाला हम कंपैरिजन यहाँ से करके देखे, तो आई थिंक उससे कुछ प्लस ही मिल रहा है हमें। एक तरफ सैलानी बर्फोत्सव में सराबोर हैं, तो कुछ इलाकों में बर्फ उनकी गाड़ियों की राह का रोड़ा भी बनती दिखी। चक्राता में एसडीआरएफ को बर्फबारी में कुछ गाड़ियां फंसने की खबर मिली। तुरंत एसडीआरएफ के जवान वहां पहुंचे और धक्का लगाकर गाड़ियों को सड़क के किनारे लगवाया। ऐसा ही हाल बागेश्वर जिले का भी है। वहां कुदरत की बिछाई सफेद चादर ने गाड़ियों के चक्के जाम कर दिए हैं, लिहाजा लोगों ने मिलकर धक्का लगाया तो गाड़ी आगे बढ़ी। हालांकि प्रशासन की तरफ से सड़कों से बर्फ हटाने के लिए जगह जगह कई टीमें तैनात की गई हैं, क्योंकि प्रशासन की यही कोशिश है कि सैलानियों की मस्ती में किसी भी तरह की कोई खलल न पड़े। औली से कमल नयन सिलोड़ी, चक्राता से टीना साहू और बागेश्वर से जगदीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड, हिमाचल या फिर कश्मीर ही नहीं, दुनिया के कई देशों में बर्फबारी हो रही है। जापान की राजधानी टोक्यो तो बर्फबारी से नहाई हुई है। वहीं ये बर्फ चीन को चुनौती दे रही है, क्योंकि भीषण बर्फबारी से हाईवे पे लंबा जाम लगा है। गाड़ियों में लोग फंसे हुए हैं, लेकिन वहां गाड़ियों में फंसे लोगों तक हर जरूरी मदद भी पहुंचाई जा रही है। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं।
जापान की राजधानी टोक्यो में बर्फबारी होते ही लोगों ने छतरियां निकाल ली और चंद मिनटों में पूरा इलाका इन रंग बिरंगी छतरियों से सज गया। फिर वहां आसमान से रुई के फाहों की तरह गिरी बर्फ के बीच शुरू हुआ फोटोशूट। कोई सेल्फी लेता नजर आया तो कुछ मौसम के इस हसीन नजारे को अपने कैमरे में कैद करते दिखे। आलम ये रहा कि बर्फबारी ने टोक्यो के इस मार्केट की रंगत बढ़ा दी और खाने पीने के शौकीनों से दुकानें भर गईं। टोक्यो शहर के दूसरे हिस्सों में भी काफी बर्फबारी हुई, जिसने वहां की सुंदरता को बढ़ा दिया। जापान की तरह चीन में भी बर्फबारी का दौर चल रहा है, लेकिन वहां के हालात जापान से बिल्कुल अलग हैं। ड्रोन से ली गई चीन के हुबेई प्रांत की तस्वीरें देखिए। सड़क, हाईवे और जहां तक नजर जाए सब सफेद नजर आ रहा है। आलम यह है कि भीषण बर्फबारी से हाईवे पर लंबा जाम लग गया। कई घंटों से एक जगह पर खड़ी कारों के नंबर प्लेट तक पे बर्फ जम गई और कई जगह तो लोगों को गाड़ियों में धक्का भी लगाना पड़ा। हालांकि जाम में फंसे लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। बच्चों के लिए दूध, बड़ों के लिए खाना भिजवाया जा रहा है। इसके अलावा कई जगह लोगों की सुविधा के लिए कैंप भी लगवाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में मौसम यू टर्न लेने वाला है। दरअसल मौसम विभाग के मुताबिक अब बारिश नहीं होगी, लेकिन राजधानी और दूसरे मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं जरूर चलेंगी, जिससे ठिठुरन और गलन वाली सर्दी बढ़ सकती है। फिलहाल बर्फबारी से जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ लदे पड़े हैं। करीब एक हफ्ते से उत्तर भारत में जारी बारिश का सिलसिला अब थम जाएगा, ये अनुमान मौसम विभाग का है। हालांकि उसके मुताबिक अब सर्दी में इजाफा होगा। असल में अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हट गई है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आएगी। इस दौरान बादल छटेंगे और कोहरा भी नहीं रहेगा, यानी अगले एक हफ्ते तक आसमान साफ होगा। लेकिन अब सुबह और शाम थोड़ी सर्दी आपको सता सकती है। साफ मौसम हो जाएगी, आसमान साफ, और उसी के चलते आपको जैसे बताया मिनिमम टेम्परेचर ड्रॉप करने लगेगा और आपका आगे का जो 1-1.5 हफ्ता है उसमें मौसम साफ ही रहने की संभावना है। तो ये दोनों कारणों से आपका फॉग परसिस्ट नहीं करेगी नॉर्थ इंडिया में और मौसम लगभग साफ रहेगी पूरा नॉर्थ इंडियन रीजन में नेक्स्ट 4 to 5 डेज। हालांकि पहाड़ी इलाकों में थोड़ी बहुत बर्फबारी होने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि अब अगले कुछ दिन तेज ठंड हवाएं चलेंगी, जो कि अपने साथ पहाड़ों पर हुई बर्फबारी की ठंडक मैदानी इलाकों तक लाएंगी, जिससे पंजाब से लेकर दिल्ली और यूपी तक में सर्दी बढ़ेगी। हालांकि दिन में धूप खिलेगी, जिससे दोपहर में ठंड का असर थोड़ा कम रह सकता है। दिल्ली से अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत में तेजी से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है। मेट्रो सिटीज में इनकी अच्छी खासी तादाद ऑलरेडी देखी जाती है। हालांकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस की थोड़ी समस्या है। असल में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बिजली पर निर्भर करते हैं, लेकिन आईआईटी दिल्ली में अब इसका भी एक सोल्यूशन निकला है। आईआईटी दिल्ली ने सोलर पावर से चलने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को तैयार किया है। अब बिजली नहीं, सोलर पावर से चार्ज करिए अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी। आईआईटी दिल्ली ने तैयार किया है सोलर से चलने वाला ईवी चार्जिंग स्टेशन, जिसे आप अपने घर में भी लगा सकते हैं। दरअसल इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग स्टेशन पर निर्भरता कम करने के लिए आईआईटी दिल्ली ने नया प्लान तैयार किया है। आईआईटी दिल्ली ने सोलर पावर से चलने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को तैयार किया है। ये ईवी चार्जिंग स्टेशन सोलर से चार्ज होता है और फिर इसके जरिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट को तैयार करने वाले विक्रांत सिंह बताते हैं कि इस सोलर पावर चार्जिंग स्टेशन में हर 1 घंटे में 6 यूनिट बिजली तैयार होती है। एक दिन में इससे बनने वाली बिजली से 1 कार, 6 ई-रिक्शा और 5 इलेक्ट्रिक बाइक्स को चार्ज किया जा सकता है। इस सोलर स्टेशन से गाड़ियां रात में भी चार्ज हो सकती हैं। तो ये 1 घंटे में 6 यूनिट की एनर्जी जनरेट करता है।
तो पूरे दिन में लगभग ये इफ यू से 50 यूनिट की बिजली लगभग ये जनरेट कर लेता है। ये पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर है जो 22% की 22% की करीब एनर्जी जनरेट करता है। तो इस एनर्जी से हम लोग एक कार चार्ज कर सकते हैं, 6 ई रिक्शा चार्ज करते हैं और 5 टू व्हीलर्स इलेक्ट्रिक जो आपकी टू व्हीलर्स हैं उनको हम चार्ज कर सकते हैं। IIT दिल्ली के जिन प्रोफेसर की देखरेख में ये तैयार हुआ है, वो कहते हैं कि वो बैटरी जो कि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल के लायक नहीं रही, उन्हें 1 सेकंड लाइफ इस सोलर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन से मिल जाती है। एक तरह से ये स्टेशन रिन्यूएबल एनर्जी को भी प्रमोट करता है। इन बैटरी को भी 4 से 5 साल तक आराम से इस स्टेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। सोलर से हम जो पावर जनरेट कर रहे हैं वो पावर को हम यूटिलाइज करके बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। बट यहाँ एक चीज ध्यान में रखना है, जो बैटरी हम चार्ज कर रहे हैं वो नया बैटरी नहीं है, वो सेकेंड लाइफ बैटरी है, जो बैटरी ऑलरेडी डिस्कार्ड हो चुका है आइदर एट द उनका टेस्टिंग फेज से और दूसरे सपोज गाड़ी से वो रिजेक्ट हो चुका है, बट उसमें कैपेसिटी अभी बचा है 60-70 कभी 80% कैपेसिटी बचा हुआ है। IIT दिल्ली ने इसे ड्राइव क्लस्टर के तहत एक प्रोजेक्ट के रूप में प्रोटोटाइप तैयार किया है। ड्राइव यानी दिल्ली रिसर्च इम्प्लीमेंटेशन एंड इनोवेशन भारत सरकार का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक क्लस्टर है। ड्राइव की CEO कहती हैं कि इसे जल्दी ही दिल्ली सरकार के साथ भी शुरू किया जाएगा। गवर्नमेंट की काफ़ी एम्फोसिस है, रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस है, उसके तहत हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में EV काफ़ी तेज़ी से रोल आउट हो रहा है, बोथ पर्सनल व्हीकल्स में एज वेल एज बसेस आ रही हैं। तो जैसे जैसे EV और रोल आउट हो रहा है, हमें एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन एनर्जी की ज़रूरत है इस स्पेस में। 6 kV के सोलर स्टेशन को तैयार करने में लगभग 3 लाख रुपए का खर्च आता है। एक बार स्टेशन तैयार होने के बाद सोलर पैनल लगभग 25 साल तक चलते हैं। भविष्य इसका इस तरह से दिखाई पड़ रहा है कि आने वाले वक्त में इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में इस तरह का प्रोटोटाइप एक नई क्रांति ला सकता है। कई सरकारों से बातचीत चल रही है। देखना यह है कि आगे कौन कौन से स्टेट्स आगे आकर इसको अपने हाथों में लेते हैं और कैसे जो एनर्जी की बात हो रही है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी की खपत को कम करना है, उसकी तरफ भी ये एक नया कदम बढ़ाते हुए दिखाई पड़ता है। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। और चलिए बात पंजाब की, जहां 40 साल पहले आतंकवाद से निपटने के लिए बख्तरबंद ट्रैक्टर बनाए गए थे। आज पंजाब पुलिस एक बार फिर से इस बख्तरबंद ट्रैक्टर्स पर भरोसा दिखाकर गैंगस्टर्स के साथ भिड़ने के लिए तैयार है। पंजाब में पिछले कुछ दिनों में गैंगस्टर्स की बढ़ती आपराधिक वारदातों को रोकने के लिए पंजाब पुलिस ने एक खास पहल की है। पंजाब पुलिस का सहारा बने बख्तरबंद ट्रैक्टर। 40 साल पहले की है ये देसी तकनीक, गैंगवार को खत्म करने में मददगार। पंजाब पुलिस के बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर्स की 3 दशक के बाद पंजाब में वापसी हुई है। 80 के दशक में आतंक के दौर के बाद फिर बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर पंजाब की सड़कों पर दिख रहे हैं। इन बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर का मकसद आतंकवाद के अलावा राज्य में गैंगस्टर्स की लगातार बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर रोकथाम करना है। 1990 में पहली बार ये ट्रैक्टर जो है ये इंट्रोड्यूस किए गए थे। सबसे पहले ये बॉर्डर रेंज में ज्यादा किए गए थे, क्योंकि गन्ने की जो फसल है वो बॉर्डर एरिया में तो ज्यादा होती थी और जो उग्रवादी थे, आतंकवादी थे, वो ज्यादा गन्ने के खेत में छुपते थे। वहां पे मैनुअल जो फोर्स थी वो जाना बहुत मुश्किल रहता था, तो इसके लिए सबसे पहले इसका इजाद किया गया। ये ट्रैक्टर उबड़ खाबड़ रास्तों के अलावा खेतों में कहीं तक जा सकते हैं। इस दौरान इनमें बैठे पुलिसकर्मी बिना बाहर आए कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बनने वाले आतंकियों और गैंगस्टर्स का सफाया कर सकते हैं। इस खास मॉडिफाइड ट्रैक्टर में 3 से 4 पुलिसकर्मी हथियारों के साथ एक साथ बैठ सकते हैं और वाहन के अंदर से ही जवाबी फायरिंग कर सकते हैं। इसमें बैठे पुलिसकर्मी खुद को सुरक्षित रखकर आतंकियों और अपराधियों की आसानी से धरपकड़ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, ट्रैक्टर हर टेरेन में जाने में सक्षम है। किसी तरह का भी टेरेन हो, पानी हो, कीचड़ हो, पथरीला रास्ता हो, ट्रैक्टर उसमें जाने में सक्षम है। के ऊपर जो एक खिड़की है जिसमें से जवान बाहर निकल के 360 डिग्री पे फायर कर सकता, और इसके अलावा 3 बाकी जगह छोटे झरोखे दिए गए हैं जिसमें से राइफल की बट बाहर निकाल के फायर किया जा सकता है। करीब 35 साल पहले पंजाब में जब आतंकवाद का दौर था
तब पंजाब पुलिस ने इसी तरह के बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल कर उस पर काबू पाया था। अब एक बार फिर ये 50 बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर्स पुलिस के बेड़े में शामिल किए गए हैं, ताकि अब गैंगस्टर्स के खिलाफ अचूक कार्रवाई करने में ट्रैक्टर्स का सहारा लिया जा सके। ललित शर्मा, मोहाली, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रहने वाले लोगों के लिए। उनके लिए दरअसल एक गुड न्यूज आई है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहने वाले लोगों को बहुत जल्द एक तोहफा मिलने वाला है। नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी एनएमआरसी बहुत जल्द नोएडा को ग्रेटर नोएडा वेस्ट से जोड़ते हुए नॉलेज पार्क 5 तक मेट्रो कॉरिडोर का विस्तार कर रही है। इस प्रोजेक्ट के लिए एनएमआरसी के बोर्ड बैठक में डीपीआर को मंजूरी भी मिल गई है। इससे लाखों लोगों को फायदा होगा, आवाजाही आसान हो जाएगी। ग्रेटर नोएडा में मेट्रो रेल कनेक्टिविटी और बस सेवा के लिए पिछले कुछ सालों में स्थानीय लोगों ने कई बार प्रदर्शन किया। अब इन लोगों को एनएमआरसी ने मेट्रो का तोहफा दिया है, यानी अब दिल्ली जाने के लिए सेक्टर 51 स्टेशन पर नीचे उतरकर पैदल चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी स्टेशन से इंटरचेंज का विकल्प लोगों के पास होगा। वहीं सेक्टर 61 से बिना उतरे दिल्ली की ओर जा सकते हैं। करीब 2,991 करोड़ की लागत से बनने वाले इस नए मेट्रो कॉरिडोर में करीबन 11 मेट्रो स्टेशन जोड़े जाएंगे, जो नोएडा को ग्रेटर नोएडा वेस्ट से और नॉलेज पार्क 5 तक जोड़ेंगे। इस पूरे नए मेट्रो कॉरिडोर की लंबाई 17.445 किलोमीटर होगी। और चलिए इसमें क्या कुछ खास होगा वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। नया कॉरिडोर एक्वा लाइन नोएडा सेक्टर 51 से शुरू होगा। सेक्टर 51 पहले से बना हुआ है। ये मेट्रो कॉरिडोर सेक्टर 61 ब्लू लाइन पर जोड़ेगा, यानी ब्लू लाइन का सेक्टर 61 मेट्रो, एक्वा लाइन और ब्लू लाइन के लिए इंटरचेंज हो जाएगा। और उसके बाद ये मेट्रो कॉरिडोर सेक्टर 70 को जोड़ेगा। फिर नोएडा सेक्टर 122, 123 होते हुए ग्रेटर नोएडा सेक्टर 4 तक मेट्रो जाएगी। और देखिए इसके बाद फिर वेस्ट से ग्रेटर नोएडा तक मेट्रो जाएगी। नॉलेज पार्क से मेट्रो इकोटेक 12 तक ये मेट्रो चलेगी। इकोटेक से ग्रेटर नोएडा सेक्टर 2, ग्रेटर नोएडा सेक्टर 3, ग्रेटर नोएडा सेक्टर 10, ग्रेटर नोएडा सेक्टर 12 तक मेट्रो जाएगी। और इसके बाद ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क 5 मेट्रो जाएगी। बिहार के लोग जल्द ही पटना में मेट्रो की सवारी कर सकेंगे। इसके लिए पटना मेट्रो की तरफ से काफी तेजी से काम किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 26 स्टेशन का निर्माण हो रहा है। फिलहाल अंडरग्राउंड टनल की खुदाई चल रही है। खबरों के मुताबिक साल 2027 तक लोग मेट्रो की सवारी कर पाएंगे। बिहार की राजधानी पटना में भी आने वाले समय में लोग मेट्रो ट्रेन में सफर का आनंद ले पाएंगे। मेट्रो रूट को लेकर काम तेजी से जारी है। अभी अंडरग्राउंड टनल तैयार किए जा रहे हैं। अब तक करीब 1.2 किलोमीटर टनल की खुदाई हो चुकी है और निर्माण का काम चल रहा है। पटना मेट्रो में फेज 1 में 2 कॉरिडोर होने वाले हैं और 2 कॉरिडोर मिलाकर कुल 26 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसमें से 13 मेट्रो स्टेशन जो हैं वो अंडर टनल होने वाले हैं, तो 13 मेट्रो स्टेशन एलिवेटेड होने वाले हैं। कॉरिडोर 1 की मेट्रो स्टेशन जो है वो दानापुर से खेमनी चक तक बनाया जाएगा। वही कॉरिडोर 2 की बात करें तो ये मेट्रो स्टेशन पटना जंक्शन से पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल तक बनाया जाएगा। कॉरिडोर 1 की लंबाई करीब 18 किलोमीटर होने वाली है। वही कॉरिडोर 2 की लंबाई करीब 14 किलोमीटर होने वाली है। कॉरिडोर 1 में 14 मेट्रो स्टेशन होंगे, जिसमें 8 मेट्रो स्टेशन एलिवेटेड होंगे और 6 स्टेशन अंडरग्राउंड होंगे। वही कॉरिडोर में करीब 12 मेट्रो स्टेशन होंगे, जिसमें 5 एलिवेटेड और 6 अंडरग्राउंड होंगे। टनल के अंदर किस तरह काम चल रहे हैं उसका भी हमने जायजा लिया। ये नजारा आप देखिए, जहां जमीन से कई फीट गहराइयों के नीचे जो है वो टनल की खुदाई हो रही है और अब हम जो है धीरे धीरे करके नीचे की तरफ जाएंगे। ये खुदाई मोइनुल हक स्टेडियम से पटना कॉलेज की तरफ जाने वाले रूट पर चल रही है। 4 TBM मशीन से टनल की खुदाई हो रही है। सीढ़ियों के माध्यम से हम लोग नीचे उतर चुके हैं। आपको एक बार फिर से बता दें कि पटना मेट्रो कॉरिडोर 2, जी हाँ, मोइनुल हक स्टेडियम मैदान में बनाए जा रहे इस स्टेडियम स्टेशन मेट्रो स्टेशन पे हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से इस वक्त हम टनल के मुख्य द्वार पे खड़े हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये टनल का मुख्य द्वार है और इसी द्वार से जो मेट्रो ट्रेन है वो पटना मोइनुल हक स्टेडियम से गुजरती हुई पटना यूनिवर्सिटी के तरफ गुजरेगी। ये मोइनुल हक स्टेडियम से पटना यूनिवर्सिटी की तरफ जाने वाली मेट्रो ट्रैक है, जो कि अंडर टनल है। देखिए किस तरह से जमीन के गहराइयों से, मतलब पटना में जमीन के नीचे से इस तरीके से मेट्रो जो है वो गुजरेगी।
इस टनल के अंदर का काम तेजी से पूरा करने की कोशिशें जारी हैं। इसके लिए मेट्रो के अधिकारी से लेकर बाकी स्टाफ और मजदूर तक पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं। टनल के भीतर चलते हैं और आपको टनल के भीतर का भी नजारा दिखाएंगे। तो देखिए धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं टनल के अंदर और अब करीब हम लोग 100 मीटर से ज्यादा अंदर चल चुके हैं। हमारे साथ कई और लोग भी हैं, वो लोग भी इस टनल के अंदर जा रहे हैं। पटना मेट्रो के कंस्ट्रक्शन के कई अधिकारी जो हैं वो भी है हमारे साथ। इस वक्त हम लोग कितने अंदर आ चुके हैं? इस वक्त हम लोग मोनोलक स्टेडियम से करीब 700 मीटर 700 मीटर अंदर आ चुके हैं। अच्छा। और इसकी गहराई करीब 16 मीटर के करीब 16 मीटर के करीब जमीन से। ये लोकेशन क्या हो सकता है ऊपर में अगर हम 700 मीटर ये अगर 700 मीटर है तो हम लोग अगर अपने इसके मोनोलक स्टेडियम के पीछे एक नाला देखा होगा, उसके पीछे की बस्ती हम लोग उस जगह पर करीब। अच्छा। और आगे कितना दूर तक ये टनल जाती है? ये टनल 400 मीटर के करीब आगे और जा चुकी है। ये अप्रोक्सीमेटली जहाँ पर खुदाई हो रही है एंड इस टनल को करीब 400 मीटर और आगे जाना है। और आगे जाना है। उसके बाद कहाँ निकलेगी? ये यूनिवर्सिटी स्टेशन पटना साइंस कॉलेज के कैंपस में निकलेगी। ये मार्च या अप्रैल के मंथ में ही निकल जाएगी। डीएमआरसी के अधिकारी भी तेजी से काम पूरा होने की उम्मीद जता रहे हैं। इसको TBM-1 कहते हैं और ये करीब 800 मीटर तक अंदर तैयार हो गया और इसको करीब 1.2 किलोमीटर जाना है जो हमारे पटना यूनिवर्सिटी में निकलेगा। और जिस हिसाब से इसका प्रोग्रेस हो रहा है, हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्च तक ये बाहर निकल जाएगा TBM। यानी सब कुछ तय योजना के अनुसार चलता रहा तो 2027 में पटना में भी मेट्रो ट्रेन से सफर शुरू हो जाएगा, जिससे लोगों को काफी सुविधा होगी। पटना से अनिकेत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको लेकर चलते हैं अंटार्कटिका के ट्रॉल रिसर्च सेंटर पे। ये ऐसा इलाका है जहां बड़ी बड़ी रिसर्च की जाती है, लेकिन अभी तक यहां कोई नेटवर्क नहीं पहुंच पाया। लोग रिसर्च करने के लिए यहां आते तो हैं, उनका अपने परिजनों और बाहरी इलाके से संपर्क भी टूट जाता था, लेकिन अब लोगों की सुविधा के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। बड़े बड़े नेटवर्क टावर इंस्टॉल किए जा रहे हैं। बर्फीली वादियों के बीच में बड़े बड़े ट्रक के जरिए नेटवर्क टीम सामान लेकर जा रही है। ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर टीम नेटवर्क प्लांट्स को तैयार कर रही है। और अब आपको लिए चलते हैं रांची के दिवड़ी मंदिर में। दिवड़ी मंदिर में मां का आशीर्वाद लेने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पहुंचे। मंदिर में धोनी ने विधिवत पूजा अर्चना की और दिवड़ी माता की नियमित होने वाली आरती में शामिल भी हुए। हमेशा की तरह मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित मनोज पंडा ने उनकी पूजा करवाई। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर से महेंद्र सिंह धोनी का विशेष आस्था का भाव जुड़ा हुआ है। धोनी ने अपने फैंस को निराश नहीं किया। जब उनके आसपास उनके फैंस का जमावड़ा लग गया, फैंस के साथ उन्होंने सेल्फी भी खिंचवाई, लेकिन सुबह तड़के वो दिवड़ी मंदिर पहुंचकर आरती में शामिल हुए और पूजा अर्चना की। चलिए अब आपको मां बेटी की एक ऐसी जोड़ी के साथ मिलवाते हैं जो नर्मदा की परिक्रमा साइकिल से कर रही हैं। मां बेटी लगभग 3500 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा को पूरा करने के लिए मुंबई से ओंकारेश्वर पहुंची। ओंकारेश्वर से परिक्रमा की शुरुआत हुई। साइकिल से परिक्रमा पूरी करने का साहस मां को अपनी 10 साल की बेटी से ही मिला। बेटी ने सोशल मीडिया पर देखा कि इस परिक्रमा को साइकिल से भी लोग पूरा कर रहे हैं, तो फिर क्या था। दोनों मां बेटी ने अपनी अपनी साइकिल उठाई और परिक्रमा के लिए निकल गई। 1 महीने पहले 4 जनवरी को ओंकारेश्वर से नर्मदा परिक्रमा शुरू हुई। दोनों मां बेटी ने गुजरात से होते हुए मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में प्रवेश किया और इनका ये सफर अब भी जारी है। तो इन तस्वीरों में देख सकते हैं हर दिन करीब 50 किलोमीटर चलने का टारगेट इन दोनों ने रखा हुआ है। मां और बेटी इस सफर पर निकले हैं। आपको बता दें कि इस सफर को पूरा करने के लिए इनको कितने दिनों का वक्त लगेगा ये तो अभी साफ नहीं है, लेकिन बेटी ने सोशल मीडिया पर देखा कि इस परिक्रमा को साइकिल से भी लोग किस प्रकार से आसानी से पूरा कर सकते हैं। बस वही जज्बा, वही जुनून इन दोनों पर चढ़ा हुआ है, तो दोनों ने डिसाइड किया और दोनों ने सोचा कि हम भी इसको पूरा करेंगे और इस सफर पर दोनों निकल पड़ी। दोनों मां बेटी ने अपनी अपनी साइकिल उठाई और परिक्रमा के लिए अब भी इनका ये सफर लगातार जारी है। 1 महीने पहले 4 जनवरी को ओंकारेश्वर से नर्मदा परिक्रमा की शुरुआत की इन दोनों ने।
मैंने YouTube पे देखा था कि साइकिल से भी करते हैं परिक्रमा, तो मेरी भी इच्छा हुई, तो मैंने मम्मी को बोला कि हम साइकिल से जाते हैं। आपकी मम्मी आसानी से तैयार हो गई नामदा यात्रा के लिए? जी। हम मुंबई से आए हैं और हमने ओमकारेश्वर से परिक्रमा उठाई है। तो ये साइकिल से उठाई है आपने? जी, नर्मदा परिक्रमा की योजना तो बहुत पहले से थी और कार से हो जाएगी ऐसे हमारा विचार था कि हम कार से करें, लेकिन मेरी बेटी ने प्रोत्साहित किया कि हम साइकिल से करें। उसने कहीं देखा था यूट्यूब पे कि साइकिल से भी परिक्रमा होती है, तो उसने बोला कि साइकिल से परिक्रमा करेंगे। माता का नाम लेकर निकल जी, माता के भरोसे हम निकले हैं। एक दिन में लगभग कितने किलोमीटर यात्रा हो जाती है? हम एवरेज 50 किलोमीटर चला लेते हैं। कला किसी पहचान की मोहताज नहीं होती, ये बात एक बार फिर से साबित हुई। दरअसल जर्मनी में एक कलाकार ने कुछ इस तरह क्रिएटिविटी दिखाई कि लोग हैरत में पड़ गए। आखिर इस कलाकार ने ऐसा क्या किया, देखिए इस रिपोर्ट में। अब तक आपने कमरे या हॉल में पियानो बजते देखा होगा, और तो और आपने बड़े समारोह के दौरान मंच पर पियानो बजते देखे या सुने होंगे, लेकिन यहाँ जरा हटकर पियानो बजाया जा रहा है। दरअसल ये पियानो बज रहा है हवा में। यकीन नहीं हो रहा तो जरा बारीकी से यहाँ नजर टिकाइए, है ना हवा में पियानो की गूंज। असल में इस पियानो और उसे बजा रहे म्यूजिशियन को क्रेन की मदद से उठाया गया है। ये जगह है जर्मनी का म्यूनिक शहर, जहाँ स्विट्जरलैंड के पियानिस्ट एलन रोज सुबह कुछ ऐसा ही करते हैं। यानी सूरज उगने से ठीक पहले रोज के मुताबिक उन्होंने पिछले साल दिसंबर में ऐसा शुरू किया था और वो लगातार 182 दिनों तक ऐसा ही करेंगे। Pour moi, l'idée de When the Sun Stands Still, c'est de se confronter à la transformation. Et pour une œuvre artistique et pour moi-même, apprendre ce que c'est de se transformer lentement. Et le meilleur, en tout cas l'idée que j'ai eue pour vivre ça, c'est d'écouter la nature. Donc, puisque c'est un cycle perpétuel qui de toute façon se transforme. एलन का कहना है कि वो प्रकृति की आवाज महसूस करते हैं, फिर उसी की मदद से इस अनोखे तरीके से हवा में पियानो बजाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एलन रोज को ही इसका शौक है, बल्कि यहाँ बड़ी संख्या में संगीत के मुरीद भी उनके इस शो को देखने पहुँचते हैं, वो भी पूरी शिद्दत के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी के साथ पहुंच गए हैं लंच टाइम के अंतिम पड़ाव पर। आपको दिखाएंगे किसी महान शख्सियत की कही बातें। देख लेते हैं आज का विचार। महात्मा गांधी ने कहा है कि उफनते तूफान को मात देना है तो ज्यादा जोखिम उठाते हुए हमें पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ना होगा। उम्मीद करते खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिली होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल मुलाकात होगी लंच टाइम एक बार फिर से आप सभी के साथ। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।